हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सीए सत्यरंजन स्वाइन। तो चलो आज एक एनर्जेटिक लेक्चर एंड अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपके हालचाल पूछ लेता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलो आज एक अच्छा सा लेक्चर शुरू करते हैं। आज रिवीजन करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि कल हम रेसिडेंशियल स्टाटस चैप्टर को पूरा ही रिवीजन कर दिए थे, पूरा चैप्टर को। तो चलो आज हम जो एमसीक्यू उसका था, बहुत सारा एमसीक्यू है, उसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद एक नया चैप्टर जो छोड़े थे, बेसिक एंड टैक्स रेट चैप्टर, उसका जो टैक्स रेट पार्ट उसको हम आज शुरू करेंगे। ठीक है, बेसिक पार्ट खत्म हो गया है, बट टैक्स रेट का पार्ट बचा है, उसको हम शुरू कर देंगे। बट उससे पहले आज पूरा ही रेसिडेंशियल स्टाटस चैप्टर का एमसीक्यू जो है उसको हम पहले रिवाइज कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन बैंक का रेसिडेंशियल स्टाटस का एमसीक्यू। ठीक है, तो आ जाइए, आप लोगों को भी बताना है यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मेरे साथ आप लोगों को भी बताना है। तो आ जाइए यहाँ पे देखते हैं। इफ अनिरुद्ध ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अनिरुद्ध एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, has stayed in India for the previous year 2021 and 22 for 180 days। तो वो इंडिया में for the previous year 2021 and 22 में 180 days स्टे किया है, and he is resident in 9 out of 10 years immediately preceding the current previous year। तो आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में वो 9 प्रीवियस ईयर में नॉन रेसिडेंट था, तो एक ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट था। ठीक है, तो चलो उसके बाद आगे देखते हैं। And he has stayed in India for 365 days in all 4 immediately preceding the current previous year। तो immediately 4 previous year में वो 365 days इंडिया में स्टे किया है, and for 20 days in all 7 immediately preceding the current previous year। तो आउट ऑफ 7 जो preceding previous year में वो 730 days नहीं रुका है, for 20 days इंडिया में रुका है। And his residential status for the assessment year 2022 and 23 would be। तो उनका असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलो देख लेते हैं असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए क्या होगा उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। तो पहले हम बेसिक कंडीशन देखेंगे। तो बेसिक कंडीशन, दो बेसिक कंडीशन है। पहले हम बेसिक कंडीशन देखेंगे। बेसिक कंडीशन दो है, जो एक है 182 डेज, एक है 182 डेज, एक है 182 डेज। अगर इसको हम 2 ग्रेड में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे एक है 182 डेज और एक है 60 डेज प्लस 365 डेज। कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो यहाँ पे रेसिडेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे 182 डेज रुकना पड़ेगा, बट यहाँ पे वो 181 डेज रुका है, जो कि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। बट यहाँ पे वो जो 60 डेज से ज्यादा रुक गया है, एंड प्रीवियस ईयर में यहाँ पे 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज रुका है इंडिया में, तो इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है दोनों ही। तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अनिरुद्ध रेसिडेंट बन गया है। ठीक है, वो रेसिडेंट बन गया है। उसके बाद चलो देखते हैं ऑर्डिनरी रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। उसके लिए दो कंडीशन है। दो कंडीशन क्या है? पहला है 10 ईयर्स से 10 प्रीसीडिंग ईयर में एटलीस्ट वो रेसिडेंट 2 ईयर होना चाहिए, 2 ईयर्स में रेसिडेंट होना चाहिए। और एक क्या है? और एक है 7 ईयर में प्रीसीडिंग ईयर्स में, वो शॉर्ट में लिख रहे हैं 730 डेज इंडिया में रुकना पड़ेगा उसको, 730 डेज इंडिया में रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हम, वो ओनली 1 ईयर रुका है क्योंकि रेसिडेंट है, 1 ईयर रेसिडेंट है क्योंकि वो 9 ईयर्स नॉन रेसिडेंट है, तो 1 ईयर ही रेसिडेंट है, इसलिए ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है। उसके बाद 420 डेज यहाँ पे रुका है, 730 डेज रुकना चाहिए था, बट 420 डेज यहाँ पे दोनों ही एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है, इसलिए वो है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो अगर आप आंसर देखेंगे तो बी वाला आंसर होगा रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। समझ आ गया? सिंपल सा ही, आप जो भी प्रोविजन पढ़े हैं उसको आपको यहाँ पे पुट करना है एंड उसको ही एग्जामिन करना है। उसके बाद नेक्स्ट चलो देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए मेरे साथ पढ़िए। तो ये वाला हम पढ़ेंगे, ये जो टैक्स रेट के चैप्टर के बाद। ठीक है, ये जो टैक्स रेट चैप्टर के बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये रिबेट के बारे में पूछा है।
रिबेट के बारे में पूछा है तो रिबेट हम पढ़ेंगे, टैक्स रेट आज ही पढ़ेंगे, आज रिबेट नहीं पढ़ेंगे बट आज ही वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन नंबर 2 को हम टैक्स रेट जब खत्म करेंगे उसके बाद आएंगे फिर चलो क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को आ जाइए। तो यहाँ पे मिस्टर रमन ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो रमन एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, वाज एम्प्लॉयड इन हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, तो ये HLL में काम कर रहे हैं हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। ही रिजाइंड ऑन 27 सितंबर 2021, उसके बाद ही रिसीव है सैलरी 40,000 पर मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 27 सितंबर 2021 फ्रॉम HLL, ठीक है, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड। देयर आफ्टर ही लेफ्ट फॉर दुबई, उसके बाद वो दुबई के लिए चले गए फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 में वो दुबई चले गए एंड गॉट सैलरी ऑफ रुपीज इक्विवेलेंट टू 80,000 पर मंथ, तो वहां पे वो सैलरी 80,000 पर मंथ रिसीव किए हैं फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021 टू 31 मार्च 2022, तो वहां पे वो जो 6 मंथ के लिए वो 80,000 सैलरी वहां पे कमाए हैं पर मंथ। हिज सैलरी फॉर अक्टूबर टू दिसंबर वाज क्रेडिटेड इन हिज दुबई बैंक अकाउंट, तो उसका सैलरी जो अक्टूबर टू दिसंबर वो दुबई अकाउंट में क्रेडिट हुआ था एंड सैलरी फ्रॉम जनवरी वो 6 मंथ से जो अक्टूबर से दिसंबर तक वो वहीं पे क्रेडिट हो गया है सैलरी अकाउंट में, और जो जनवरी से मार्च तक 2020 तक वो क्रेडिट कहाँ पे हुआ है इन इज मुंबई अकाउंट डायरेक्टली, तो मुंबई इंडिया में जो मुंबई अकाउंट में वो डायरेक्टली क्रेडिट हो गया है। ही इज लायबल टू टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ, तो उनका लायबल करना पड़ेगा उनको लायबिलिटी फॉर इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सा इनकम के लिए वो लायबल हो गए इंडिया में। तो यहाँ पे बताया है कब रिजाइन किए हैं, तो यहाँ पे अगर कोई भी सिटीजन इंडिया के बाहर जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए इंडिया के बाहर जाता है, तो वहां पे हम ये जो एक्सेप्शन आ जाता है तो वहां पे ओनली हम बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला देखेंगे, ठीक है, बेसिक कंडीशन 182 डेज वाला ओनली देखेंगे, जो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे। तो यहाँ पे 182 डेज से अगर वो ज्यादा रुकेगा इंडिया में तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे, नहीं तो उनको नॉन रेसिडेंट मानेंगे। तो देखते हैं कब वो रिसीव सैलरी यहाँ पे 1 अप्रैल से 2021 से 27 सितंबर 2021 तक फ्रॉम HLL, उसके बाद वो लेफ्ट दुबई कब गए हैं 1 अक्टूबर 2021 से वो दुबई गए हैं। कब तक वो दुबई में रुके हैं, स्टे किए हैं 31 मार्च 2022 तक, तो ये जो पीरियड 6 मंथ वो दुबई में ही रुके हैं, 6 मंथ वो दुबई में रुके हैं। बट उससे पहले वो तो जब गए उस डेट को हम इंक्लूड करेंगे, जब वहां पे भी वो दोनों डेट को हम इंक्लूड करेंगे, जिस दिन गए हैं जिस दिन आए हैं वो दोनों डेट हम इंक्लूड करेंगे। तो चलो देख लेते हैं 182 डेज से ज्यादा रुके हैं या 182 डेज से कम रुके हैं। उसके बाद देखेंगे कि उनका जो इनकम रिसीव किए हैं 80,000 पर मंथ दुबई में, वो इंडिया में टैक्सेबल होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट करते हैं, पर ये जो अक्टूबर मंथ में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज, जनवरी में 31 डेज, फेब में 28 डेज एंड मार्च में 31 डेज, ठीक है। इसको हम ऐड करेंगे तो ये हो रहा है 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, तो ये टोटल 182 डेज रुके हैं, ठीक है। ये टोटल 182 डेज रुके हैं, 182 डेज। तो ये जो प्रोविजन के लिए हम देखेंगे 182 डेज से ज्यादा, 180 और 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रुकना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी 182 डेज इंडिया में रुक गए हैं, तो इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन रहा है, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट बन गया है। तो उस केस में हम देखेंगे कि वो जो भी इनकम, अगर कोई भी रेसिडेंट, तो उनके लिए जो भी इनकम ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाता है, चाहे वो इंडिया में चाहे वो दुबई में, कोई भी अगर इनकम वो टैक्सेबल बन जाएगा, हर एक इनकम उनके लिए टैक्सेबल बन जाएगा। इसीलिए ये पूरा ही इनकम उनके लिए टैक्सेबल बन जाएगा, ठीक है। पूरा ही इनकम उनके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे वो दुबई में रिसीव किए हैं चाहे वो इंडिया में रिसीव किए हैं, क्योंकि वो रेसिडेंट है एंड रेसिडेंट यहाँ पे है तो उनको मानेंगे ऑर्डिनरी रेसिडेंट, क्योंकि एडिशनल कंडीशन नहीं दिया है, तो ओनली हम रेसिडेंट या नॉट रेसिडेंट के बीच में हम यहाँ पे
एग्जामिन करेंगे। तो वो रेसिडेंट बन जा रहे हैं उनके लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगा, तो उनके लिए सब इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। तो चाहे वो दुबई में रिसीव किए हैं, चाहे वो इंडिया में रिसीव किए हैं, तो पूरा ही इनकम उनके लिए टैक्सेबल बन जाएगा। ठीक है, टैक्सेबल बन जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आ जाइए, पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, आशीष earns the following income during the previous year 2021 and 22। यहाँ पे आशीष earn किया है following income during the previous year 2021 and 22। उसके बाद क्या क्या इनकम है, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, उसमें से 1/4 बीइंग रिसीव्ड इन इंडिया। तो 1/4 रिसीव किया है इंडिया में आउट ऑफ 4 लाख। तो 1/4 रिसीव किया है 4 लाख से 1/4 अगर होगा तो यहाँ पे वो 1 लाख रिसीव किया है इंडिया में। 1/4 मीन्स 1 लाख रिसीव किया है इंडिया में। उसके बाद आगे चलते हैं, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग लोकेटेड इन इंडिया बट रिसीव्ड इन हॉलैंड। तो कैपिटल गेन एक हुआ है जो कि बिल्डिंग इंडिया में है बट वो रिसीव किया है कहां पे, हॉलैंड में। तो वो भी सबके यहाँ टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग इंडिया में है। तो इनकम अराइज एंड एक्रू हुआ है इंडिया में, तो इसके लिए सब कैटेगरीज ऑफ जो ROR रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनल रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। उसके चलो देखते हैं उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। इफ एसेस is a resident but not ordinary resident in India, then what will be the amount of income chargeable to tax in India for assessment year 2021 and 22। अगर यहाँ पे आशीष एक रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो उनके लिए क्या होगा, उनका टोटल अमाउंट ऑफ इनकम। तो चलो यहाँ पे तीनों जो हम लिखे थे उसको लिख लेते हैं। तीनों क्या क्या है, पहला है रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और एक था नॉन रेसिडेंट। ये तीनों कैटेगरी जो पर्सन है। उसके बाद चलो देखते हैं इनकम क्या है। यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है। 4 लाख से 1 लाख रिसीव किए हैं इंडिया में। ये जो 1 लाख रिसीव किए हैं इंडिया में, ये 1 लाख है, ठीक है। ये 1 लाख जो रिसीव किए हैं इंडिया में, ये तीनों के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि एक इवेंट इंडिया में हो गया है। तो इसीलिए ये तीनों के लिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। एंड यहाँ पे हम आशीष का जो इवेंट यही वाला है, ठीक है। आशीष का जो रेसिडेंशियल स्टेटस ये वाला है। उसके बाद जो बैलेंस 3 लाख है, ये जो बैलेंस 3 लाख है, बैलेंस 3 लाख है, 3 लाख ओनली रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल होगा क्योंकि अगर तीनों ही इवेंट के बीच में अगर एक ही इवेंट इंडिया में होगा तो उसको हम मानेंगे कि वो इंडियन इनकम में। बट यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड, तो यूके डेवलपमेंट बॉन्ड तो यूके का है, यूनाइटेड किंगडम का है, वहां पे अक्रू एंड एराइज हुआ है एंड रिसीव भी वहां पे हुआ है क्योंकि 1/4 रिसीव इन इंडिया बता दिया है। तो बैलेंस नहीं बताया है, बैलेंस 3 लाख वहीं पे रिसीव होगा, इसीलिए नहीं बताया है। अगर बताया होता तो ले लेते हैं, यहाँ पे बताया नहीं है मीन्स इंडिया में बता दिया है, तो बाकी जो वहां पर रिसीव होगा। तो इसलिए बाकी जो 3 लाख ओनली रेसिडेंट के लिए, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। बाकी जो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा। उसके बाद कैपिटल गेन जो 6 लाख है, 6 लाख कैपिटल गेन है, वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि वो इंडिया में डीम्ड टू बी एराइज एंड एक्रू हुआ है। तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 लाख है, ठीक है। तो चलो अभी देख लेते हैं कितना होगा टोटल उसका इनकम, ठीक है। टोटल इनकम कितना होगा, तो आ जाते हैं। यहाँ पे होगा 10 लाख, यहाँ पे होगा 7 लाख एंड यहाँ पे होगा 7 लाख। अगर यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ये वाला फिगर देखेंगे जो कि है 7 लाख। तो आंसर होगा 7 लाख जो कि फाइनल आंसर, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए है जो कि 7 लाख, 7 लाख होगा फाइनल आंसर, ठीक है। समझ आ गया। तो आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन सब करते हैं जो लंबा लंबा बड़ा बड़ा केस स्टडी है, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। मिस्टर सुमित इज एन इंडियन सिटीजन एंड ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन अमेरिका बाउंड इंडियन शिप। तो ये एक इंडियन सिटीजन है मिस्टर सुमित एंड वो काम कर रहा है एज ए मेंबर ऑफ क्रू मेंबर ऑफ अमेरिका बाउंड शिप, जो कि है इंडियन फॉरेन बाउंड शिप है, ठीक है। एंड एंगेज इन कैरेज ऑफ फ्रेट इन इंटरनेशनल ट्रैफिक डिपार्टमेंट फ्रॉम चेन्नई ऑन 25 अप्रैल 2021। तो वो एंगेज किस में है, कैरेज ऑफ फ्रेट, गुड्स जाता है चेन्नई से अमेरिका जाता है, ठीक है, यूएसए जाता है चेन्नई से। तो उस जो फॉरेन बाउंड शिप में वो क्रू मेंबर काम कर रहे हैं। वो कब गए हैं, 25 अप्रैल 2021।
फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। तो जो भी डिटेल दिए हैं उस डिटेल से हमको कैलकुलेट करना है व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर सुमित फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो सुमित का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 एंड अज्यूमिंग दैट, यहाँ पे अज्यूम करना है दैट हिज स्टे इन इंडिया फॉर लास्ट प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग टू द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 इज 365 डेज एंड लास्ट 7 प्रीवियस ईयर में 2021-22 इज 730 डेज। तो यहाँ पे बताया है कि वो रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करना है एंड वहां पे दो कंडीशन दे दिया है कि लास्ट प्रीवियस फॉर प्रीसीडिंग ईयर में वो 365 डेज और मोर इंडिया में रुके हैं, और एक बताया है कि लास्ट 7 डेज प्रीवियस ईयर में वो 730 डेज इंडिया में रुके हैं। उसके बाद बता दिया है कि किस दिन वो एंटर किए हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में इन रिस्पेक्ट ऑफ ज्वाइनिंग दिस शिप बाय मिस्टर सुमित, जो कि 25 अप्रैल 2021। उसके बाद डेट एंटर इन दी कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, किस दिन वो एंटर किए हैं, मीन साइन किस दिन किए हैं, साइन किए हैं ऑन 24 अक्टूबर 2021। ये दोनों डेट को हम मानेंगे आउटसाइड इंडिया में, ठीक है। उसके बाद और एक कंडीशन दे दिया है, मिस्टर सुमित हैज बीन फाइलिंग इज टैक्स इनकम इन दी इंडिया आज ए रेसिडेंट फॉर दी प्रीवियस 2 ईयर। तो प्रीसीडिंग प्रीवियस 2 ईयर में वो ऑलरेडी इंडिया का रेसिडेंट बन गए हैं, इंडिया का रेसिडेंट बन गया है। तो यहाँ पे तीनों कंडीशन दे दिया है, एक दे दिया है कि वो तो कितना दिन इंडिया में रुके उसको तो कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस ईयर में, और एक बता दिया है कि फॉर प्रीवियस ईयर में वो 365 डेज इंडिया में रुके हैं, और एक है 7 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में 730 डेज इंडिया में रुके हैं, ठीक है। ये कंडीशन दोनों कंडीशन बता दी है। उसके बाद और एक है 10 प्रीवियस ईयर में 2 प्रीवियस ईयर में वो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है, वो इंडिया का रेसिडेंट है। तो ये तीनों कंडीशन बता दिया है, तीनों कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई कर दिया है। बट यहाँ पे वो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप में काम कर रहे हैं एंड ये एक इंडियन सिटीजन है, तो वहां पे हम सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखेंगे, ओनली जो फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो कि 182 डेज और मोर अगर इंडिया में रुकेंगे तो उसको हम रेसिडेंट बोलेंगे। तो वहां पे ओनली वही वाला बेसिक कंडीशन देखेंगे, जो सेकंड बेसिक कंडीशन जो कि फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर एंड प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर, वो वाला कंडीशन नहीं देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं है, यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है। तो चलो देख लेते हैं इंडिया में कितना दिन रुके हैं। तो यहाँ पे टोटल 365 डेज है, उसमें से जो भी बाहर रुके हैं कॉन्टिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में जिस दिन वो ज्वाइन किए हैं और जिस दिन वो साइन किए, वो दोनों डेट के बीच में जो भी डेट है बाहर है उसको अगर डिडक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना दिन इंडिया में रुके हैं। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 25 अप्रैल 2021 से 24 अक्टूबर 2021 कितना दिन है, ठीक है, कितना दिन यहाँ पे काउंट करेंगे। तो 25 जो बाहर इंडिया के बाहर वो रुके हैं, 25 को हम काउंट करेंगे, 25 6 7 25 26 27 28 29 30, ये है 6 डेज। 6 डेज किस में है, 6 डेज है अप्रैल में। उसके बाद मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, उसके बाद अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 24 डेज। ये सब इंडिया के बाहर रुके हैं। तो टोटल कर देंगे 6 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 24, ये टोटल 183 डेज इंडिया के बाहर रुके हैं। तो टोटल 365 डेज, उसमें से अगर 183 डेज हम रिड्यूस कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा इंडिया में कितना दिन रुके हैं। तो अगर डिडक्ट करने के बाद वो इंडिया में 182 डेज बच गया है, ठीक है, 182 डेज वो इंडिया में रुके हैं, ठीक है, इंडिया में वो 182 डेज रुके हैं। तो चलो ये कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है एंड एडिशनल 2 कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया है। तो ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है तो रेसिडेंट बन गए, उसके बाद एडिशनल 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो यहाँ पे उनका रेसिडेंशियल स्टेटस है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, समझ आ गया, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट उनका रेसिडेंशियल स्टेटस। आगे चलते हैं, आप लोगों को पता होगा एंड इजी लगता होगा, मेरे को पता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन। तो मिस्टर स्क्वायर एन इंडियन सिटीजन है, करेंटली रिसाइड इन दुबई, वो करेंटली कहां पे रहते हैं, दुबई में। ही केम टू इंडिया ऑन ए विजिट,
केम टू इंडिया है, विजिट करने के लिए इंडिया है, एंड उनका टोटल स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 135 डेज। तो उनका टोटल स्टे इन इंडिया कितना दिन है? 135 डेज है। ही इज नॉट लाइबल टू पे एनी टैक्स इन दुबई। तो दुबई में वो कोई भी टैक्स नहीं देने लाइबल नहीं होते हैं। उसके बाद फॉलोइंग इज हिज डिटेल्स ऑफ स्टे इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। तो उनका फॉलोइंग डिटेल दे दिया है कि जो प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में कितना दिन वो इंडिया में रुके हैं, ठीक है, कितना दिन इंडिया में रुके हैं, ठीक है। तो चलो उसको देख लेते हैं क्या क्या रुके हैं, कितना दिन प्रीवियस ईयर, डेज ऑफ स्टे इन इंडिया। तो प्रीवियस ईयर में कितना दिन इंडिया में रुके हैं? 2020 एंड 21 में 100 डेज, 1920 में 125 डेज, 1819 में 106 डेज, 106 डेज, जो कि 1718 में 83 डेज, 1617 में 78 डेज, 1516 में 37 डेज, 1415 में 40 डेज। What will be the residential status for the previous year 2021 and 22? तो residential status यहाँ पे बताना है for the previous year 21 and 22. If his total income other than income from foreign source, उनका अगर total income other than foreign source of income is 10 लाख, तो यहीं पे ही सेटिस्फाई नहीं हो पाया, उनका टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है 10 लाख। तो चलो हम पहले देखते थे, यहाँ पे वो इंडिया का सिटीजन है, वो इंडिया को घूमने के लिए फर्स्ट टाइम आते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं, इंडिया विजिट करने के लिए आते हैं एंड टोटल विजिट करने के लिए आते हैं। तो वहां पे हम क्या देखेंगे? वहां पे अगर देखेंगे 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रखते हैं प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर में वो कितना दिन रुके हैं? प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल ईयर जो कि 21-22 में 135 डेज। तो ये बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ठीक है, बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाया। बट ये मेनली पूछा है किसके लिए? जो एक अमेंडमेंट आया था रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए, एक अमेंडमेंट आया था। तो वो अमेंडमेंट में क्या था? वो अमेंडमेंट में था आपका इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। यहाँ पे इंडियन सिटीजन ऑलरेडी है, ये वाला कंडीशन हो गया है। उसके बाद और एक कंडीशन था प्रीवियस ईयर में 120 डेज से ज्यादा रुकना पड़ेगा इंडिया में एंड 182 डेज से कम रुकना पड़ेगा। ये वाला भी कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, क्योंकि 135 डेज इसके अंदर आ जाएगा, 135 डेज प्लस उसके साथ फोर प्रीवियस ईयर में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज और मोर इंडिया में रुकना पड़ेगा। एंड और एक क्या है? और एक है जो उनका टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए, 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया यहाँ पे 15 लाख वाला। और देख लेते हैं ये जो 365 डेज से ज्यादा इंडिया में रुके हैं या नहीं रुके। कोई भी एक कंडीशन अगर नहीं सेटिस्फाई करते हैं तो उनको हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। यहाँ पे एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। अदर कंडीशन देख लेते हैं, ये जो प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में देख लेते हैं कितना दिन रुके हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो हो जाएगा 365, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा दिन इंडिया में रुके हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी 414 डेज हो गया है, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है, बट ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ है, 15 लाख से कम है, इसीलिए उनको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट, ठीक है, नॉन रेसिडेंट। इतना इन्फॉर्मेशन दिया है बट एंड को मना कर दिया है, ठीक है, इनको बोलेंगे नॉन रेसिडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 को आ जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का देखेंगे, यहाँ पे डिविडेंड इनकम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया कंपनी, एक डिविडेंड इनकम रिसीव की है फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कंपनी, रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया में रिसीव की है इन द ईयर ऑफ 2020। तो ऑस्ट्रेलियन इनकम वो रिसीव की है 2020 में ऑस्ट्रेलिया में। ब्रॉट टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 इन द केस ऑफ। तो यहाँ पे डिविडेंड रिसीव किए थे ऑस्ट्रेलिया कंपनी से एंड ऑस्ट्रेलिया में ही रिसीव किए थे, इसीलिए यहाँ पे वो टैक्स नहीं हुआ था, टैक्सेबल नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर 2020 में, टैक्सेबल नहीं हुआ था। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में इंडिया को ब्रॉट टू एंड रेमिटेड टू इंडिया को किए हैं। तो ये ऑन टैक्स इनकम था एंड पास्ट इनकम था, इसीलिए इंडिया को ब्रॉट टू एंड रेमिटेड टू इंडिया को हो गया है, इसलिए ये टैक्सेबल नहीं होगा इंडिया में। तीनों कैटेगरीज ऑफ पर्सन के लिए ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा तीनों पर्सन के लिए। हम पढ़े थे जो डायग्राम टेबुलर प्रेजेंटेशन किए थे उसमें लास्ट वाला था वो नॉन टैक्सेबल होगा तीनों पर्सन के लिए। तो यहाँ पे
वो टैक्सेबल होगा क्या? वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। तीनों पर्सन के लिए, रेसिडेंट के लिए भी नहीं होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होगा, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी के लिए नहीं होगा, एंड नॉन रेसिडेंट के लिए भी नहीं होगा, नॉन ऑफ दी अबव होगा, किसी के लिए भी वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट ही हो जाएगा। इसीलिए वो बोला है किसी भी ऑप्शन में वो टैक्सेबल नहीं होगा, किसी भी ऑप्शन में, ठीक है। तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं, आ जाइए। उसके बाद है मिस्टर रमेश। मिस्टर रमेश एक सिटीजन ऑफ इंडिया। मिस्टर रमेश वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, इज एम्प्लॉयड इन द इंडियन एम्बासी इन ऑस्ट्रेलिया। तो वो एम्प्लॉयड है इंडियन एम्बासी, इंडिया का जो एम्बासी ऑस्ट्रेलिया में, वहीं पे वो एम्प्लॉय किए हैं। ही इज ए नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। ये नॉन रेसिडेंट है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए वो नॉन रेसिडेंट है। ही रिसीव सैलरी एंड अलाउंस इन द ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो रिसीव किए हैं, सैलरी रिसीव किए हैं एंड अलाउंस रिसीव किए हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 के लिए वो रिसीव किए हैं, सैलरी रिसीव किए हैं और अलाउंस रिसीव किए हैं फॉर सर्विस रेंडर हिम इन ऑस्ट्रेलिया। तो सर्विस रेंडर कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए वो सैलरी एंड अलाउंस रिसीव किए हैं। तो हम पढ़े थे सेक्शन नंबर 9, उसका जो सबसेक्शन 1 का क्लॉज 3 में पढ़े थे, अगर कोई भी सैलरी कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, किसको? नॉन रेसिडेंट को, फॉर सर्विस रेंडर आउटसाइड इंडिया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। बट कोई भी एडिशनल बेनिफिट जैसे परक्विजिट्स और अलाउंस, कोई भी एडिशनल बेनिफिट टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओनली सैलरी टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे जो सैलरी है, ये जो सैलरी ओनली टैक्सेबल होगा नॉन रेसिडेंट के हाथ में, क्योंकि गवर्नमेंट दे रहा है आउटसाइड इंडिया एंड वो रेंडर किया है सर्विस आउटसाइड इंडिया, तो इसलिए सैलरी ओनली टैक्सेबल होगा। और कोई भी परक्विजिट्स और अलाउंस वो टैक्सेबल नहीं होगा, अलाउंस या परक्विजिट्स वो कोई भी टैक्सेबल नहीं होगा, ये सब एग्जेम्प्ट हो जाएगा। परक्विजिट्स और अलाउंस एग्जेम्प्ट मीन्स वो नॉट टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन एडिशन ही वाज अलाउड परक्विजिट्स बाय द गवर्नमेंट। इन एडिशन उसको परक्विजिट्स भी गवर्नमेंट दे रहा है, तो परक्विजिट्स भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ओनली सैलरी टैक्सेबल होगा, ओनली एंड ओनली सैलरी टैक्सेबल होगा। फॉर व्हिच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो पहला है सैलरी एंड अलाउंस एंड परक्विजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर नॉट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर रमेश सिंस ही इज ए नॉन रेसिडेंट। नहीं, ओनली सैलरी टैक्सेबल होगा, बट परक्विजिट्स एंड अलाउंस वो टैक्सेबल नहीं होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे सैलरी एंड अलाउंस परक्विजिट्स रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय मिस्टर रमेश आर टैक्सेबल इन इंडिया सिंस दे आर डीम्ड टू बी अक्रू और एराइज इन इंडिया। नहीं, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सैलरी रिसीव्ड बाय रमेश इज टैक्सेबल इन इंडिया बट अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट, ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। ओनली सैलरी टैक्सेबल होगा, बट परक्विजिट्स एंड आपका अलाउंसेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्या दिया है? सैलरी रिसीव्ड बाय मिस्टर रमेश एग्जेम्प्ट, उल्टा दे दिया है। नहीं, ये वाला नहीं होगा। तो ओनली आपका पॉइंट नंबर सी होगा, जो भी सैलरी ओनली टैक्सेबल होगा, कोई भी परक्विजिट्स एंड अलाउंसेस वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है? मिस्टर निशांत एक रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो वो एक रेसिडेंट है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21, प्रीवियस ईयर 2020 एंड 21 के लिए, एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। तो यहाँ पे मिस्टर निशांत जो कि प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे, ठीक है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे। उसके बाद प्रीवियस ईयर 20 एंड 22 में वो क्या बन गए? प्रीवियस ईयर 20 एंड 22 में बन गए हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गए हैं, ये बोला है यहाँ पे। एंड ही रिसीव्ड रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन कनाडा अमाउंटिंग 1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 इन ए बैंक इन कनाडा। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 2021 में वो रिसीव किए हैं इंटरेस्ट रिसीव किए हैं, कितना अमाउंट है? 1 लाख रिसीव किए हैं, एंड वो कनाडा में रिसीव किए हैं, तो इसलिए वो उस साल में टैक्सेबल नहीं था, उस साल में टैक्सेबल नहीं था। ये कनाडा है, कनाडा नहीं पढ़ोगे, कनाडा है, ये कनाडा में वो रिसीव किए थे 1 लाख इंटरेस्ट, इसलिए वो प्रीवियस ईयर 20 एंड 21 में वो टैक्स नहीं लगा था, ठीक है, क्योंकि कनाडा में रिसीव किए थे ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। कनाडा में जब रिसीव करते हैं कोई भी इनकम, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, ओनली टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। बट उस साल में वो टैक्सेबल नहीं थे, क्योंकि उस साल में वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट थे। उसके बाद प्रीवियस ईयर में वो बन गए हैं रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो प्रीवियस ईयर में वो क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22 ही रेमिटेड दिस अमाउंट टू इंडिया। प्रीवियस ईयर
2021 एंड 22 में वो रेमिटेड किए, मीन्स इंडिया को लेके आए हैं प्रीवियस ईयर में, अप्रूव्ड बाय बैंकिंग चैनल, बैंकिंग चैनल में लेके आए हैं, इसका कोई भी उसमें यूज नहीं है। इन सच रेंट इज टैक्सेबल, वो रेंट टैक्सेबल होगा क्या? इफ सो हाउ मच एंड इन व्हिच ईयर, अगर वो टैक्सेबल होगा देन व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट कितना टैक्सेबल होगा एंड कौन सा ईयर में वो टैक्सेबल होगा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। क्या पूछा है? वो जो रेंट 1 लाख प्रीवियस ईयर में टैक्स नहीं लगा था वो टैक्सेबल होगा क्या? अगर टैक्सेबल होगा तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा, अगर कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा तो कौन सा ईयर में टैक्सेबल होगा। तो यहाँ पे बात खत्म, ये टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि जब हम पास्ट ऑन टैक्स इनकम इंडिया को रेमिटेड करते हैं, ब्रॉड टू इंडिया आते हैं इन द प्रीवियस ईयर, तो वो तीनों पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, तीनों ही पर्सन के लिए, चाहे वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, चाहे वो नॉन रेसिडेंट, तो यहाँ पे तीनों पर्सन के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा पर्सन। यस नहीं होगा, यस नहीं होगा, यस नहीं होगा, नो ये वाला होगा। सच रेंट इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया आइदर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2020-21 और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22, ये लास्ट वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि ये टैक्सेबल नहीं होगा, तीनों ऑप्शन में वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। Who among the following will qualify as non-resident for the previous year 2021 and 22? तो आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पर्सन वो क्वालिफाई होगा आज नॉन रेसिडेंट, क्वालिफाई होगा नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 21 एंड 22। ओनली आपको बताना है नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट मीन्स दो बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करना है, 2 बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अगर वो एक्सेप्शन में आ जाता है तो पहला बेसिक कंडीशन अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो उसको हम नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। मिस्टर जॉय, यहाँ पे पहला पॉइंट है मिस्टर जॉय, एन इटालियन डिजाइनर केम ऑन विजिट टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडियन हैंडलूम और 3 सितंबर 2021 एंड लेफ्ट 15/12/2021, दिसंबर 15 को वो चला गया। फॉर फास्ट 4 years ही विजिटेड इंडिया फॉर फैशन शोज एंड स्टेड इन इंडिया फॉर 100 days ईच ईयर। तो वो 100 days ईच ईयर इंडिया में रुकता था प्रीवियस ईयर में। तो यहाँ पे वो एक मिस्टर जॉय एंड इटालियन डिजाइनर वो इंडिया घूमने के लिए आता है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल पर्सन है जो इंडियन सिटीजन नहीं है, क्योंकि मिस्टर जॉय यहाँ पे कुछ नहीं बोला है। देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में कुछ बोला है या नहीं बोला है। ठीक है, तो कुछ नहीं बोला है तो देख लेते हैं। तो इसके लिए हम दोनों ही बेसिक कंडीशन को देखेंगे, जो भी बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर देते हैं तो उसको हम रेसिडेंट मानेंगे। यहाँ पे कुछ है नॉन रेसिडेंट कब बोलेंगे, किस पर्सन को नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। अगर कोई भी बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करता है तो उसको नॉन रेसिडेंट बोलेंगे। तो देख लेते हैं बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई किया है या नहीं किया है। तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में कितना दिन रुका है। प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में वो कितना दिन रुका है। तो प्रीवियस ईयर 2021-22 में 3/9/2021 से 15/12/2021। तो अगर देखेंगे हम यहाँ पे वो रुका है सितंबर में 28 डेज सितंबर में, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 15 डेज। इसको अगर टोटल करेंगे तो 28, 31, 30 डेज, 15 डेज, तो 104 डेज। तो ये तो पहला बेसिक कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करेगा। सेकंड बेसिक कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड बेसिक कंडीशन ये 60 डेज से ज्यादा है तो सेटिस्फाई कर रहा है। एंड प्रीवियस ईयर अगर देखेंगे 2021, 19, 20, 18, 19, 17, 18, ये चारों प्रीवियस ईयर में 100 डेज पर ईयर वो रुका है इंडिया में। ठीक है, 100 डेज वो इंडिया में रुका है। तो अगर मिला देंगे चारों को तो टोटल 400 डेज हो जाएगा टोटल इंडिया में। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन 365 डेज से भी ज्यादा इंडिया में रुका है। तो यहाँ पे ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे ये रेसिडेंट है। क्वेश्चन पूछा है नॉन रेसिडेंट कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे ये रेसिडेंट है तो नॉन रेसिडेंट नहीं होगा। तो ये कंडीशन तो ट्रू नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। आगे है मिस्टर संजय बॉर्न एंड सेटल इन कनाडा।
तो मिस्टर संजय जो कि बॉर्न एंड सेटल इन कनाडा विजिट इंडिया ईच ईयर फॉर 3 months। तो वो विजिट किए हैं इंडिया फॉर 3 months, मीट हिज पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न इन इंडिया जो कि 1946 में, लिविंग इन मुंबई। हिज इंडियन इनकम है 15,20,000। तो एक अमेंडमेंट था जहां पे देखे थे, अगर वो अमेंडमेंट में क्या क्या था, तीनों कंडीशन लिख लेते हैं। तो अमेंडमेंट में था उनका टोटल इनकम जो कि है इंडियन इनकम एक्सीड्स 15 लाख। दूसरा क्या था बोलो दूसरा क्या था? दूसरा था वो इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसको छुपा देते हैं, ठीक है। हाँ, इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, ये था सेकेंड कंडीशन। एंड थर्ड क्या था? थर्ड था यहाँ पे वो इंडिया में स्टे करना पड़ेगा 120 डेज से ज्यादा है बट लेस देन 182 डेज इन इंडिया। तो तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे उनको रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे वो तो उनका इनकम है 15,20,000, ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। उसके बाद ये एक इंडियन ओरिजिन है क्योंकि उनका जो पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स वो इंडिया में रुके थे, ठीक है। वो इंडिया में रुके थे, कितना दिन रुके थे? जो 1947 से पहले इंडिया में थे, तो वो ऑन डिपेंडेंट इंडिया का पार्ट थे, इसीलिए वो इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है। बट यहाँ पे वो इंडिया में स्टे कितना दिन किए हैं? फॉर एग्जाम्पल 30 डेज फॉर 3 months, टोटल 90 डेज या 93 डेज मैक्सिमम हो सकता है। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो तो 93 डेज होगा। तो इसलिए ये वाला कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर पाए, इसलिए ये है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। पहला देखे थे रेसिडेंट, ये है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। पहले देखे थे रेसिडेंट, ये है नॉन रेसिडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। उसके बाद है मिस्टर चैंग, ए कोरियन साइंटिस्ट लेफ्ट इंडिया टू हिज होम कंट्री फॉर फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट देयर। तो मिस्टर चैंग जो कि कोरियन साइंटिस्ट है, वो इंडिया से लेफ्ट किया है उसका फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए उनका कंट्री में। He stayed in India for study and research के लिए in medicine from, वो स्टडी एंड रिसर्च के लिए इंडिया में आया था मेडिसिन में स्टडी करने के लिए। वो कितना दिन रुके हैं? 1 जनवरी 2017 से टिल 1 जुलाई 2021 तक। तो इंडिया में वो 1 जनवरी 2017 से 1 जुलाई 2021 तक इंडिया में रुका है। तो देख लेते हैं ये जो प्रेजेंट ईयर में कितना दिन रुका है, बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 1 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 देख लेते हैं कितना दिन। उसके बाद देख लेते हैं और 365 डेज तो होगा ही होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे 30 डेज अप्रैल में, 31 डेज जून, 30 डेज जुलाई, 1 डेज, तो टोटल ये 92 डेज इंडिया में रुका है इन दी प्रीवियस ईयर 21 एंड 22 में। उसके बाद प्रीवियस ईयर 20, 21, 19, 20, 18, 19, 17, 18 में, ये चारों साल में अगर देखेंगे हर साल इंडिया में वो रुका है। तो इसीलिए यहाँ पे 365 डेज से ज्यादा दिन इंडिया में रुका है। तो ये वाला कंडीशन, ये वाला 60 डेज से ज्यादा होना चाहिए। तो ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दिया है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, रेसिडेंट बन जाएगा। वो बाद वाला चीज है कि वो ऑर्डिनल रेसिडेंट या नॉट ऑर्डिनल रेसिडेंट यहाँ पे नहीं देखेंगे, ओनली हम देखेंगे रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो यहाँ पे ये रेसिडेंट बन जाता है, ये रेसिडेंट बन जाता है। तो यहाँ पे वो रेसिडेंट बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे उसका टोटल देखेंगे कौन सा पॉइंट सही होगा। तो वो पूछा था कौन है यहाँ पे नॉन रेसिडेंट। अगर नॉन रेसिडेंट देखेंगे तो मिस्टर संजय यहाँ पे ओनली नॉन रेसिडेंट है एंड मिस्टर जॉय एंड मिस्टर चैंग वो रेसिडेंट है इंडिया का। तो इसीलिए मिस्टर संजय जो कि है पॉइंट वाला बी है आपका आंसर है, जो कि है मिस्टर संजय है फाइनल आंसर, जो कि है रेसिडेंट नहीं है, नॉन रेसिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा ही जो एमसीक्यू था सब खत्म हो गया। ओनली आपका एक क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू में था, उसको हम टैक्स रेट चैप्टर के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पूरा ही रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर खत्म हो गया है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए
एंड अच्छे से रिवाइज करिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रिवाइज करिए। आपका प्रोविजन तो हो गया होगा क्योंकि हम इतना बार क्लास में रिवीजन किए हैं। उसके बाद आप मेरा जो व्हाट्सएप नंबर में आप लोग मैसेज करना है कि सर हमारा कंप्लीट हो गया है रिवीजन। तो आपके पास मेरे टीम ये जो 907471 मेरे टीम भेज देंगे क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज, ये रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर का टेस्ट सीरीज आपके पास मेरे टीम मेंबर ने भेज देंगे। उसके बाद आपको 1 या 2 दिन के बीच आपको अंदर देना पड़ेगा टेस्ट, अच्छे से एंड जेन्युइन से देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख के दे देंगे तो आपका कुछ फायदा नहीं होगा, इसीलिए आप जेन्युइन तरीके से आपको देना पड़ेगा एंड उसको एक पीडीएफ फाइल बनाकर मेरे यही व्हाट्सएप नंबर में सेंड करना है। उसके बाद आपके जो आंसर शीट को 1 या 2 वर्किंग डेज के अंदर आपके पास चला जाएगा कितना मार्क आप रखे हैं एंड विच रीजन, क्यों मार्क कटा है एंड क्यों नहीं मार्क दिया गया है इस क्वेश्चन में, तो उसका रीजन भी आपके पास चला जाएगा विद इन 1 एंड 2 वर्किंग डेज के अंदर। तो चलो, जो भी हम बेसिक एंड टैक्स रेट चैप्टर में छोड़े थे, बेसिक पार्ट ऑलरेडी हम डिस्कशन कर दिए थे, बट जो टैक्स रेट चैप्टर था उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, टैक्स रेट पार्ट को चलो देखते हैं। तो ये था आपका टैक्स रेट पार्ट। तो टैक्स रेट एप्लीकेबिलिटी, टैक्स रेट, तो आपके लिए ये टैक्स रेट क्या होगा, टैक्स रेट हो जाएगा असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 एंड 3। ठीक है, आपके बुक में सही होगा, मेरे बुक में करेक्शन नहीं हुआ है, बट आपके बुक में सही होगा। तो चलो देख लेते हैं टैक्स रेट क्या होगा। ठीक है, इसको आप पढ़ने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो बोलते हैं इतना टैक्स देना पड़ेगा, उतना टैक्स देना पड़ेगा, कैसे ये टैक्स कैलकुलेट होता है। तो आप लोगों को आज ही पता चल जाएगा कैसे टैक्स रेट कैलकुलेट होता है, कैसे टैक्स रेट कैलकुलेट होता है। ये तो सिस्टम हमारा जो एमसीए का पोर्टल है वो कैलकुलेट करके दे देगा, बता देगा, बट आप लोगों को कैसे कैलकुलेट होता है, उसका अंदर का प्रोसेस क्या है, आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज पढ़ के खुशी लगेगा, क्योंकि हाँ, इतना दिन के बाद हाँ कैसे कैलकुलेट होता है टैक्स पता चल जाएगा कि एक्चुअली टैक्स प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आइए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। तो आप अगर देखेंगे तो हमारा बहुत टाइप्स का आरसीसी है। ठीक है, आरसीसी में जो इंडिविजुअल है, ठीक है, जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल एक्चुअली 3 टाइप्स का है। अगर हम टैक्स रेट चैप्टर देखेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल 3 टाइप्स का है। हमारा जैसे इंडिविजुअल यहाँ पे 3 टाइप्स का है। 3 टाइप्स कैसे, तो इसको हम इरेज कर देते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर देखेंगे हम तो यहाँ पे अगर यहाँ पे देखोगे तो इंडिविजुअल 3 टाइप्स का है। एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जो हमारा जैसे लोग है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बोलते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल, उनका एज क्या है, लेस देन 60 ईयर्स। ठीक है, लेस देन 60 ईयर है जिनका एज, उनको बोलते हैं एज, जिनका लेस देन 60 ईयर उनको बोलते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल। उसके बाद है और कुछ इंडिविजुअल है जिनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, जिनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, उनका एज क्या है, उनका एज है मोर देन 60 ईयर्स बट लेस देन 80 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स, उनको बोलते हैं क्या, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। ठीक है, उनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन। उसके बाद है आपका वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन, आप जो भी बोल सकते हैं। सीनियर सिटीजन, ओनली सिटीजन नहीं है, सीनियर सिटीजन। ठीक है, सीनियर सिटीजन, वेरी और सुपर सीनियर सिटीजन, जिनका एज आप लोगों को पता होगा मोर देन 80 ईयर्स, मोर देन 80 ईयर्स जिनका एज है उनको बोलते हैं, मोर देन 80 ईयर्स जिनका एज है उनको बोलते हैं वेरी और सुपर सीनियर सिटीजन।
तो हमारे दादाजी नानाजी उनका एज उनको बोलते हैं वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। और सीनियर सिटीजन आप लोगों को पता होगा जो 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, और हमारे जैसे इंसान जो है लेस देन 60 ईयर जिसको बोलते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये टैक्स रेट चैप्टर में चाहिए, इसीलिए आप लिख लीजिए। बट ये जो चैप्टर से पहले आपको लिखना है उससे पहले आपको ऐसे लिखना है, जो भी टैक्स रेट चैप्टर था बेसिक एंड टैक्स रेट, ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, बेसिक्स एंड टैक्स रेट, टैक्स रेट लिखना है। उसके बाद हेडिंग ऐसे ही बनाना है टैक्स रेट, उसके बाद लिखना है टैक्स रेट। ठीक है, उसके बाद लिखना है टैक्स रेट, उसके बाद लिखना है टैक्स रेट्स। लिखने के बाद इसको लिख लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए। आप लोग लिख लिया, तो चलो अभी शुरू करते हैं एक्चुअली टैक्स रेट चैप्टर। तो ये जो टैक्स रेट ये चेंज होता है हर साल, हर असेसमेंट ईयर में ये चेंज होता है, बट आपके लिए कुछ चेंज नहीं हुआ है। जो प्रीवियस ईयर में है वही टैक्स रेट है आपके लिए, बट वो चेंजेस आता रहता है। तो पहले हम देखें इंडिविजुअल, जो हमारे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल, जो कि एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2 एंड 3। पॉइंट नंबर 2 एंड 3 में देखेंगे जो सीनियर सिटीजन है, ये है सीनियर सिटीजन। ठीक है, ये है सीनियर सिटीजन है, उनको छोड़कर उनके लिए सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स रेट अलग है। ठीक है, टैक्स रेट अलग है, इनको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, एंड इनको ये पॉइंट है सुपर और वेरी सीनियर सिटीजन। ठीक है, वेरी सीनियर सिटीजन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए अलग है। बट आपके जो नॉर्मल इंडिविजुअल, हमारे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल है और आपका एओपी, बीओआई और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, तो ऐसे से बहुत टाइप्स का है। उसमें से आपका जो इंडिविजुअल है, हमारे जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल है, आपका सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन को छोड़ दीजिए, वो अलग पढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 2, 3 में पढ़ेंगे। बट आपका जो इंडिविजुअल, हमारे जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एंड आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये लोगों के लिए हम देखेंगे टैक्स रेट क्या होगा। तो वो टैक्स रेट कैलकुलेट होगा टोटल इनकम के ऊपर, जो भी टोटल इनकम उनका होगा। टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट होगा उसको हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बता देते हैं। टोटल इनकम आपका जो 5 हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या है? 5 हेड्स ऑफ इनकम है आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स। इसको आप याद मत रखिए, इसे बता रहा हूं, इसको ऐड कर देंगे, जो डिडक्शन है लेस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि टोटल इनकम क्या है। आपका क्वेश्चन में दिया होगा टोटल इनकम, ये जो चैप्टर के लिए आपका क्वेश्चन में दिया होगा। आप लोगों को टेंशन मत लीजिए, टोटल इनकम आपका क्वेश्चन में दिया होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ टैक्स मीन्स टैक्स रेट क्या होगा, अमाउंट ऑफ टैक्स रेट क्या होगा। तो जो नॉर्मल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए अप टू 2.5 लाख नील है। अप टू 2.5 लाख तक अगर उनका इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देंगे, 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देंगे। तो इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं इसको, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, जिसके लिमिट तक कोई भी टैक्स नहीं देंगे। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट वो नॉर्मल इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए कोई भी टैक्स नहीं देंगे, कोई भी टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि नील हो जाता है 2.5 लाख तक। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक, उसके बाद और नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख तक, मीन्स 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देंगे। ठीक है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स देंगे। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक, जो भी नेक्स्ट 5 लाख, ठीक है, नेक्स्ट 5 लाख जो कि 5 लाख से 10 लाख तक, उसके ऊपर देंगे 20%। ठीक है, 20% देंगे। उसके बाद जो भी बैलेंस है, उसके बाद जो भी बैलेंस इनकम है एबव 10 लाख, 10 लाख के बाद जो भी बैलेंस, चाहे वो 10 करोड़ है या 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है, उसके ऊपर 30% लगेगा। तो ऐसे ही टैक्स कैलकुलेट होता है। इसको हम
क्वेश्चन है इसके ऊपर, बट हम एग्जाम्पल लेके कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स, ठीक है, यहाँ पे मिस्टर एक्स है जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, एंड उनका इनकम, टोटल इनकम फॉर एग्जाम्पल टोटल इनकम उनका है, टोटल इनकम है 15 लाख, ठीक है, उनका टोटल इनकम है 15 लाख। तो चलो उनका टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं, तो टैक्स रेट कैलकुलेट करते हैं। पहले 2.5 लाख तक, 0.5 लाख तक नील है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, 5 लाख तक नील है, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 2.5 लाख तक। उसके बाद 2.5 लाख से जो 5 लाख तक उसके ऊपर लगेगा कितना परसेंट, जो कि 2.5 लाख, ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर लगेगा 5% टैक्स, 5% लगेगा, तो ये हो जाएगा 12,500, ठीक है। हम बहुत कैलकुलेट किए हैं इसलिए वो याद हो गया है, टेंशन मत लीजिए, आपका भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 5 लाख से 10 लाख तक जो नेक्स्ट 5 लाख के ऊपर यहाँ पे 20% लगेगा, जो कि 1 लाख, ठीक है। आप लोग मत लिखिए, हम क्वेश्चन करेंगे, मैं ऐसे ही आप लोगों को एग्जाम्पल के हेल्प से बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे 15 लाख से अगर 10 लाख डिडक्ट कर देंगे, 15 लाख से 10 लाख डिडक्ट कर देंगे, तो 10 लाख डिडक्ट होने के बाद बाकी जो 5 लाख बचेगा, तो यहाँ पे 15 लाख से 10 लाख अगर डिडक्ट करेंगे तो बाकी बचेगा जो 5 लाख के ऊपर यहाँ पे लगेगा 30%। अगर यहाँ पे 10 करोड़ होता तो 10 लाख डिडक्ट करने के बाद जो 9 करोड़ 90 लाख के ऊपर यहाँ पे 30% लगता, तो 30% अगर देखेंगे 5 लाख के ऊपर 30%, जो कि हो जाएगा 1.5 लाख, तो 1.5 लाख हो जाएगा। उसके बाद अगर इन तीनों को टोटल कर देंगे तो टोटल हो जाएगा, तीनों को टोटल करना है, पहला तो नील अमाउंट 0 अमाउंट है, उसको तो ऐड करके कोई फायदा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट जो तीनों अमाउंट को अगर ऐड करेंगे तो ये बन रहा है आपका 2,62,500, ठीक है, ये है टोटल टैक्स। इसके बाद हम और भी कुछ ऐड करेंगे, बट ऐसे बेसिक टैक्स ऐसे ही कैलकुलेट होता है, उसके साथ और कुछ ऐड करेंगे, हायर एजुकेशन सेस एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, एंड आपका शॉर्ट चार्ज है, मार्जिनल रिलीफ है, रिबेट है, बहुत सारा चीज है, बट ये बेसिक टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसको आपको बताना था, ठीक है। ये टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, ये नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए है, एचयूएफ के लिए, एओपी के लिए है, बीओआई के लिए है। उसके बाद चलो देखते हैं सीनियर सिटीजन अगर होगा उस केस में कैसे कैलकुलेट होगा टैक्स, उस केस में भी अलग हो जाएगा। तो फॉर ए रेसिडेंट, यहाँ पे सीनियर सिटीजन ओनली बोलेंगे अगर वो रेसिडेंट होगा, तो सीनियर सिटीजन बोलेंगे। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में हम सीनियर सिटीजन का लौटा ही नहीं है, नॉन रेसिडेंट होगा तो ऑल के लिए सेम ही है, 2.5 लाख तक नील है, ठीक है। अगर वो रेसिडेंट होगा तो जाकर हम देखेंगे सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो उस केस में हम नहीं देखेंगे कि वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट, उसका सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। तो अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल है, बीइंग ए सीनियर सिटीजन, जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है बट लेस देन 80 ईयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, तो उस केस में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उस केस में हम टोटल इनकम लेंगे एंड अमाउंट ऑफ टैक्स लेंगे। तो वहां पे एक चीज अलग हो जाएगा, एक ही चीज अलग हो जाएगा, जो कि है अप टू 3 लाख नील हो जाएगा। यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट था 2.5 लाख तक, बट सीनियर सिटीजन केस में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाता है, इसको बोलते हैं BEL, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलते हैं, 3 लाख है, ठीक है, 3 लाख तक नील है। उसके बाद आगे चलते हैं और नेक्स्ट 3 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है। उसके बाद ऑन द बैलेंस अबव 10 लाख जो भी अमाउंट है उसके ऊपर 30% बैठेगा। तो सेम ही है, यहाँ पे एक ही चीज अलग है, जो कि बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट। तो पहले नॉर्मल इंडिविजुअल केस में था बेसिक एग्जेम्पशन 2.5 लाख नील, यहाँ पे हो गया है 3 लाख तक नील है। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से जो भी अबव अमाउंट उसके ऊपर 30% लगेगा। सेम ही एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे मिस्टर एक्स यहाँ पे है, तो उनका एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज है 62 ईयर्स, ठीक है, मिस्टर एक्स एज है 62 ईयर्स, ठीक है, एज है 62 ईयर्स, तो वो सीनियर सिटीजन है एंड इनकम सेम ही है 15 लाख है उनका टोटल इनकम। तो चलो
उनका टैक्स कैलकुलेट करते हैं, ओनली टैक्स पार्ट कैलकुलेट करेंगे, आगे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ के जाएंगे एंड उसका क्या होगा टैक्स इफेक्ट उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे पहले 3 लाख तक नील हो जाएगा, कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक, 3 लाख से 5 लाख तक जो नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर, 2 लाख के ऊपर 5% यहाँ पे लगेगा। आप मत लिखिए, आप ओनली देखिए कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है। हम आगे जाकर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ये टैक्स रेट के ऊपर। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक यहाँ पे जो 5 लाख के ऊपर यहाँ पे 20% लगेगा, 20% लगेगा तो ये आपका हो रहा है 1 लाख हो गया है टोटल टैक्स। उसके बाद है जो नेक्स्ट 15 लाख से 10 लाख तक जो भी है, जो बैलेंस इनकम है जो कि 5 लाख के ऊपर 30% लगेगा, तो 30% लगेगा तो ये हो रहा है 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख हो रहा है। उसके बाद ये जो 1.5 लाख के ऊपर अगर हम टोटल करेंगे तो ये बन रहा है आपका 2,60,000 बन रहा है, ठीक है। ये है सीनियर सिटीजन के केस में कैसे टैक्स कैलकुलेट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन के केस में क्या होगा। एंड उनको रेसिडेंट होना पड़ेगा, रेसिडेंट होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि वो सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, उस केस में देखेंगे। तो उनको पहले देखना पड़ेगा वो रेसिडेंट होना पड़ेगा, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना पड़ेगा, बीइंग ए वेरी सीनियर सिटीजन जिसका एज 80 ईयर से ज्यादा होगा। जिनका एज 80 ईयर से ज्यादा है तो उनको बोलेंगे वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। उसके बाद उनका टोटल इनकम क्या होगा, उनका टोटल इनकम है एंड अमाउंट ऑफ टैक्स है। तो टोटल इनकम अप टू 5 लाख तक, यहाँ पे ओनली एक डिफरेंस है जो कि 5 लाख तक नील है। नॉर्मल में 2.5 लाख तक नील है, बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इसको बोलते हैं, BEL बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो नॉर्मल केस में BEL है, नॉर्मल केस में 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है नील, एंड सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक नील है। उसका सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक नील है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, क्योंकि 5% का लिमिट ही यहाँ पे नहीं है, 5% का लिमिट यहाँ पे नहीं है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, 10 लाख से जितना ज्यादा होगा उस केस में हम ले जाएंगे 30%। तो इसके लिए ऑन 5 लाख से 10 लाख के लिए 20% है, एंड ऑन द बैलेंस अमाउंट 10 लाख से जो भी एबव अमाउंट है उसके लिए 30%, उसके लिए 30%, ठीक है। तो चलो इसको भी वही सेम एग्जांपल के हेल्प से यहाँ पे उसको सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे मिस्टर एक्स का एज कितना लेंगे, मिस्टर एक्स का एज लेंगे 85 ईयर्स लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मिस्टर एक्स जिनका एज है 85 ईयर्स, सेम एग्जांपल है। तो यहाँ पे 5 लाख तक है नील है, 5 लाख तक नील है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक जो नेक्स्ट 5 लाख है उसके ऊपर 20% है, उसके ऊपर 20% है जो कि है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख है। उसके बाद जो भी नेक्स्ट 15 लाख से 10 लाख है जो कि है 5 लाख, उसके ऊपर भी 30% है, जो कि है 1.5 लाख है, 1.5 लाख है। अगर उनको टोटल करेंगे तो वो 2.5 लाख बन जाएगा। यहाँ पे जो नाना जी दादाजी वो अगर इनकम कमाएंगे तो टैक्स कम देंगे, क्योंकि वो दो हमारा नाना जी और दादाजी वो टैक्स कम देंगे, क्योंकि वो पूरा ही लाइफ में टैक्स ही दे रहे हैं, इसलिए उनका एज हो गया है, अभी थोड़ा कम टैक्स कर लेते हैं उनके ऊपर, ठीक है। तो चलो ये था आपका रेसिडेंशियल स्टेटस एंड उनका जो टैक्स रेट क्या था, असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए टैक्स रेट क्या था एंड क्या है उसको हम अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो चलो और एक कॉन्सेप्ट है उसको भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। और एक कॉन्सेप्ट है, एक है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, क्योंकि ये दोनों, ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये ऑल केसेस में आता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑल केसेस में आता है। फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 1920 इन ऑल द अबव केसेस इनकम टैक्स के साथ इंक्लूड हो जाएगा, इंक्लूडिंग सरचार्ज के ऊपर, इफ एनी शाल फर्दर इंक्रीज्ड बाय हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगता है हर केसेस में 4% लगता है। क्यों लगता है, ये जो असेसमेंट ईयर फ्रॉम 1920 के बाद ये 3% था, उसके बाद 4% हो गया। जो हम बोलते हैं सब स्कूल और
हॉस्पिटल चल रहा है, जो बोलते हैं सर्व शिक्षा अभियान, वो जो अभियान चल रहा है यहाँ हेल्थ, वो कहाँ से आता है? ये जो पैसा यहाँ पे ऐड करते हैं, टैक्स लगाते हैं, ये हर एक केस में लगेगा 4%। 4% कंपल्सरी लगेगा हर एक केसेस में, क्योंकि ये 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन से हर केसेस में। हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए ये 4% लगता है, एंड ये हर सिचुएशन में लगेगा, हर सिचुएशन में ये लगेगा। ठीक है, तो ये हर सिचुएशन में लगेगा। अगर आपका टैक्स भी नील भी होगा ना, उसका 4% लगेगा। नील का 4% छोड़ो, वो तो नील ही होगा। अगर 1 भी रुपया आपका टैक्स होगा तो उसके ऊपर 4% लगेगा। ठीक है, 4%। 1 रुपया तो नहीं होगा, 10 रुपीज भी होगा तो उसके ऊपर 4%, क्योंकि राउंड ऑफ हो जाता है तो 1 रुपया के ऊपर नहीं लगता है। 10 रुपीज भी होगा तो उसके ऊपर 4% टैक्स लगेगा। ये मेनली हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ जो बच्चे होते हैं एंड जो भी स्टडीज के लिए ये लगता है। गवर्नमेंट हर एक सिचुएशन में 4% ऐड करता है। तो इसका काम क्या है? इसका काम हम देख लेते हैं। इसका काम यहीं पे है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहीं पे है, इसका काम है। ये जो 2,62,500 लगा है, इसके साथ ऐड हो जाएगा 4%। ठीक है, इसके ऊपर 4% ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जो 2,60,000 हुआ है, इस केस में भी 4% ऐड हो जाएगा, इस केस में भी 4% ऐड हो जाएगा, एंड ये केस में भी 4% ऐड हो जाएगा। हर एक सिचुएशन में 4% ऐड हो जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर टैक्स। टैक्स को छोड़ो, ये जितना भी होगा टैक्स, उसके ऊपर 4% लग जाएगा। ठीक है, 4% लग जाएगा। बट उससे पहले एक आपका है सरचार्ज लगेगा। ठीक है, सरचार्ज लगेगा, मार्जिनल रिलीफ, ये दोनों कॉन्सेप्ट है। बट अभी के लिए एक क्वेश्चन करेंगे, इसीलिए हम यहीं पे इसको 4% ऐड कर देते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे इसका आंसर देते हैं। ठीक है, कैसे इसका आंसर देते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा, इसीलिए हम इसको डिस्कशन अभी किए हैं। ठीक है, तो आ जाइए, हमारा जो क्वेश्चन बैंक का ये जो पहला चैप्टर था, पहला चैप्टर बेसिक रेट, उसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 को आ जाइए। बेसिक एंड टैक्स रेट का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम 12 लाख। तो मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है 12 लाख। बट उससे पहले आप लोगों को टाइम दे देता हूं, आप लिख लीजिए। तो आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, आप नाराज हो गए होंगे कि सर हमको टाइम नहीं दे रहे हैं। नहीं, मैं टाइम देता हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए, यहीं से शुरू करके इतना तक लिख लीजिए। उसके बाद हम आगे चलेंगे, हमारा जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
तो आप लोग लिख लिया। तो चलो इसके ऊपर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो आ जाइए, जो हमारा क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 1, उसको हम करते हैं। मिस्टर एक्स हैज ए टोटल इनकम 12 लाख। तो मिस्टर एक्स का टोटल इनकम है 12 लाख फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 के लिए उनका टोटल इनकम है 12 लाख है, कंप्राइजिंग ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। तो उनका ओनली टू इनकम है। एक है जो हाउस प्रॉपर्टी का इनकम, जो नॉर्मल इनकम मेन बोलते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट एंड हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों ही उसका इनकम है। उसके बाद कंप्यूटेड टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए उनका टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है। अज्यूमिंग हिज एज, अज्यूम करना है उनका एज कितना है। अगर उनका एज है 45 ईयर, अगर उनका एज है 45 ईयर मीन्स यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन है, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सिटीजन है, नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, ठीक है, इंडिविजुअल है। उसके बाद है अगर उनका एज 63 ईयर्स, अगर उनका एज है 63 ईयर्स मीन्स ये है सीनियर सिटीजन है, क्योंकि उनका एज 63 ईयर्स है। उसके बाद अगर उनका एज है 82 ईयर्स मीन्स वेरी सीनियर सिटीजन। तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट कितना मिलेगा, यहाँ पे 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे सीनियर सिटीजन में 3 लाख तक मिलेगा, सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन मिलेगा। उसके बाद दिया है कि अज्यूम दैट मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड द प्रोविजन ऑफ 115 बीएससी। तो एक सेक्शन है 115 बीएससी, इसको हम पढ़ेंगे आपका टोटल इनकम के साथ, टोटल जो इनकम के साथ पढ़ेंगे, इसीलिए इसको ऑप्ट नहीं करता है। मीन्स वो नॉर्मली हम जैसे पढ़े हैं वैसे ही कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे नॉर्मली कैलकुलेट करने के लिए बोला है, नॉर्मल हम जैसे पढ़े हैं उसी हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम वो जो 115 बीएससी एक सेक्शन है उसको हम टोटल इनकम के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो जो 115 बीएससी वो सब चैप्टर पूरा ही इनकम टैक्स के रिलेटेड है। अगर आप पूरा इनकम टैक्स नहीं पढ़ेंगे तो आपका समझ नहीं आएगा, इसीलिए हम पढ़ेंगे टोटल इनकम के साथ। एंड यहाँ पे भी मना कर दिया है कि उसको यूज नहीं करना है, वो सेक्शन को यूज नहीं करना है, नॉर्मली टैक्स कैलकुलेट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले कैलकुलेट करना है, कंप्यूट करना है टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स जिनका एज है 45 इयर्स। तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करेंगे। टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 2.5 लाख तक है नील। उसके बाद नेक्स्ट जो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% लगेगा 2.5 लाख के ऊपर, जो कि 12,500। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख तक है 20% ऑफ 5 लाख, जो कि 10 लाख। उसके बाद है बैलेंस जो 12 लाख माइनस 10 लाख, 12 लाख से 10 लाख तक ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो बैलेंस बचेगा 2 लाख के ऊपर 30% अगर करेंगे तो 60,000 हो रहा है। तो इसको टोटल करेंगे तो बन रहा है 1,72,500। उसके बाद हम उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करेंगे 4%, क्योंकि मैं बोला था हेल्थ एंड एजुकेशन से हर केस में हमको ऐड करना है। तो 4% किसका करेंगे, ये जो 1,72,000 का 4% करेंगे, 1,72,500 का अगर 4% करेंगे तो ये हो रहा है 6,900, जो कि टोटल हो रहा है 1,79,400। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। अगर उनका एज है 63 इयर्स तो यहाँ पे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख तक नील हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट 3 लाख तक नील हो जाएगा। उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक 25% ऑन 2 लाख, जो कि 10,000। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक 20% ऑन 5 लाख, जो कि 1 लाख। उसके बाद जो भी बैलेंस 12 लाख माइनस 10 लाख, जो कि बन रहा है 30% ऑन 2 लाख, 60,000। अगर तीनों को टोटल करेंगे तो बन रहा है 1,70,000। उसके साथ हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड होगा, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ये जो 1,70,000 के ऊपर मल्टीप्लाई होगा 4%, तो ये हो रहा है 6,800। इसको ऐड करेंगे तो बन रहा है 1,76,800। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स जिनका एज है 82 इयर्स पर टैक्स लायबिलिटी फर्स्ट 5 लाख तक है नील। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाख से 10 लाख तक है 20% ऑफ 5 लाख, जो कि 1 लाख।
उसके बाद बैलेंस 12 लाख से अगर 10 लाख माइनस करेंगे तो 30% हो जाता है 2 लाख के ऊपर, जो कि 60,000। तो टोटल बन रहा है ये दोनों का अगर ऐड करेंगे तो बना है 1,60,000। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% कैलकुलेट करेंगे, ये जो 1,60,000 के ऊपर, तो ये बन रहा है 6,400 तो टोटल करेंगे तो 1,66,400। तो ये है आपका टोटल कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है टैक्स रेट, बेसिक्स टैक्स रेट के रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद चलो देखते हैं और एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट चलो देखते हैं, जो कि छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये जो कॉन्सेप्ट हम सर्च आज नहीं पढ़ेंगे क्योंकि टाइम नहीं होगा, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि है एक क्लैरिफिकेशन मेनली है। क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग द अटेनिंग प्रेस्क्राइब्ड एज ऑफ 60 years and 80 years on 31st March itself in case of senior citizen and very senior citizen whose date of birth falls on 1st April। जिसका डेट ऑफ बर्थ 1st अप्रैल में पड़ता है, तो उस केस में हम उनको मानेंगे कि 31 मार्च में उनका हो गया है 60 years and 80 years। अगर और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन कब बोलेंगे? सीनियर सिटीजन एंड सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे अगर उनका एज 60 ईयर से ज्यादा बट 80 ईयर से कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर उनका एज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में 60 ईयर्स एंड 80 ईयर्स अगर हो जाते हैं, यहाँ पे भी सुपर सीनियर सिटीजन भी सेम ही है, अगर 80 ईयर्स या 60 ईयर्स अगर हो जाता है तो उस केस में हम मानेंगे कि उनका एज हो गया है 60 ईयर्स एंड 80 ईयर्स, उनको एडिशनल जो भी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख 5 लाख का बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। अगर उनका एज 60 ईयर्स 80 ईयर्स हो जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22 में, अगर हो जाता है 60 ईयर्स 80 ईयर्स, तो उनको हम मानेंगे कि उनको जो एडिशनल बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं, जिसका समझ लेता हूं, आप लोगों को ऐसे बोलूंगा तो समझ नहीं आएगा, तो इसलिए देखते हैं। यहां पे बोला है कि ये है एक, अगर प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर हमारा 2021 एंड 22, तो अगर इसका डेट भी देखेंगे तो ये शुरू हो जाता है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। ये पीरियड के बीच अगर उसका 60 इयर्स या 80 इयर्स हो जाता है तो उसको हम मानेंगे कि 80 इयर्स 60 इयर्स हो गया है, ठीक है। इस पीरियड के अंदर उसको 80 इयर्स 60 इयर्स होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ज्यादा हो जाता है तो अच्छा बात है, अगर कम हो जाता है तो उसको तो एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये जो 3 लाख और 5 लाख का एडिशनल बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको 60 इयर्स या 80 इयर्स होना पड़ेगा। ये जो 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020 तक ये पीरियड के बीच उसको होना पड़ेगा 60 इयर्स या 80 इयर्स, ठीक है। 60 इयर्स या और 80 इयर्स होना पड़ेगा एज उसका, ठीक है। बट अगर कोई भी सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल उसका बर्थडे, अगर उसका 60th बर्थडे या 80th बर्थडे आ जाता है, कब? उसका नेक्स्ट डे, ये जो पीरियड का नेक्स्ट डे कब है? 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022, एक ही दिन लेट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में आ जाता है। यहाँ पे अगर वो 1 अप्रैल 2022 हो जाएगा तो ये प्रीवियस ईयर 2022-23 में आ जाएगा, 22-23 में आ जाएगा। इसीलिए अगर एक ही दिन उसका लेट हो जाता है बर्थडे, तो लेट हो जाएगा ना, उसको एग्जाम्पशन, हायर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा लिमिट 3 लाख 5 लाख का, ठीक है। एक ही दिन अगर लेट हो जाता है, नहीं मिलता था, इसलिए क्लैरिफिकेशन दे दिए हैं। हमारा जो
गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीबीडीटी ने वो एक क्लैरिफिकेशन दी है। सीबीडीटी में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो एक क्लैरिफिकेशन दिए हैं कि अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल का एज अगर 68 बर्थडे या 88 बर्थडे जो 1 अप्रैल 2022 में अगर आता है, तो उसको हम आज्यूम करेंगे कि ये पीरियड इस डेट में हो गया है। ठीक है, ये जो पीरियड 1 अप्रैल ये जो पीरियड 1 अप्रैल हम मानेंगे कि ये जो 1 अप्रैल मानेंगे कि इस पीरियड के बीच हो गया है, ये पीरियड के बीच आ गया है, उनको 60 ईयर एंड 80 ईयर मानेंगे एंड 3 लाख 5 लाख रेस्पेक्टिवली बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगा। मीन्स एक दिन कॉन्डोन कर दिए, एक दिन माफ कर दिए कि एक दिन अगर आपका लेट में बर्थडे होता है तो चलेगा, आपको हायर लिमिट 3 लाख 5 लाख का बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगा। तो वहां पे बोला है कि जो एडिशनल बेनिफिट जो मिलता है 3 लाख 5 लाख वो मिल जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो एक दिन जो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपका 68 बर्थडे एंड 88 बर्थडे अगर नेक्स्ट डे को आता है, जो कि 1 अप्रैल 2022 को अगर आता है, तो उसको हम आज्यूम करेंगे कि वो आपका 1 अप्रैल जो 31 मार्च 2020 मीन्स ये जो प्रीवियस ईयर के अंदर आ गया है। ठीक है, अगर किसी का बर्थडे 68 बर्थडे या 88 बर्थडे जो कि हमारा 1 अप्रैल 2022 को आता है, तो उस केस में हम मानेंगे कि उसको यही 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च के बीच आ गया है एंड उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का लिमिट 3 लाख 5 लाख मिल जाएगा। ठीक है, यही है कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, इसी को ही बोला है। तो ये है आपका A resident individual whose 60th birthday या 80th birthday falls on 1 April 2022, अगर उसका बर्थडे 1 अप्रैल 2022 को आता है, would be treated as having attained the age of 60 years 80 years in the previous year 2021 and 22। उसको हम आज्यूम करेंगे कि वो अटेंड किया है 60 years and 80 years for the previous year 2021 and 22 and would be eligible for higher basic exemption, and वो eligible हो जाएगा for higher basic exemption जो कि है 3 लाख एंड 5 लाख in computing his टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। तो टैक्स लाइबिलिटी जो फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 का असेसमेंट ईयर कैलकुलेशन करने के लिए टैक्स लाइबिलिटी हम एज्यूम करेंगे कि उसका जो एज हो गया है 60 इयर्स एंड 80 इयर्स एंड उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख 5 लाख का मिल जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, इसको मैं टाइम देता हूं, लिख लीजिए।
तो आप लोगों ने लिख लिया। तो चलो और एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम जो बोला था ना आपको 115 बीएसई, जो एक 115 बीएसई है उसको हम पढ़ेंगे टोटल इनकम के बाद पढ़ेंगे। ये जो 115 बीएसई है ये इम्पोर्टेंट सेक्शन एक है एंड ये अमेंडमेंट में आया था, इस साल ही आया था, तो इसीलिए हम इस साल नहीं पिछले साल आया था, तो इसीलिए हम इसको टोटल इनकम के बाद इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, टोटल इनकम के बाद इसको हम पढ़ाएंगे। अभी के लिए आप छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे ऑल चैप्टर का यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन रिलेटेड टू ऑल चैप्टर, जो भी हमारा इनकम टैक्स में है उसके रिलेटेड ऑल कैलकुलेशन है, जैसे पीजीबीपी, सैलरी एंड आपका हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन एंड अदर जो डिडक्शन चैप्टर है वो सब चैप्टर का यहाँ पे हेल्प लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इसको हम पढ़ेंगे। जब टोटल इनकम पढ़ेंगे जो आपका आएगा 5 हेड्स ऑफ इनकम, उसके बाद डिडक्शन एंड क्लबिंग एंड सेटअप कैरी फॉरवर्ड, उसके बाद वो वाला चैप्टर आएगा, जब आएगा उसके साथ हम पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसीलिए हम टोटल इनकम के साथ इसको पढ़ेंगे। इसको अभी के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, टोटल इनकम के साथ इसको पढ़ेंगे, इसके लिए अभी के लिए छोड़ दीजिए। इसके बाद कल पढ़ेंगे सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। आज ज्यादा कुछ नहीं पढ़े हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं मिनिमम 2 बार, उसके बाद हम आज का पढ़ाई खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो आज क्या पढ़े थे। आज मेनली ये जो चैप्टर में टैक्स रेट पढ़े थे, तो टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए टैक्स रेट देखेंगे। पहले जो नॉर्मल इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर से कम है, एचयूएफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए पहले 2.5 लाख तक नील है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से 15 लाख जो भी एक्स्ट्रा है 30% है। उसके बाद अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, तो उस केस में उसको बोलेंगे हम सीनियर सिटीजन, एंड वो केस में 3 लाख तक नील है, उसके बाद 3 लाख से 5 लाख तक है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से जो भी जितना अमाउंट है उसके ऊपर 30% है। उसके बाद है वेरी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन। अगर कोई भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 80 ईयर से ज्यादा है उसको बोलेंगे वेरी सीनियर सिटीजन, एंड उसका टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले 5 लाख तक नील है जो कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से जो भी ज्यादा है उसके ऊपर 30% लगेगा। उसके बाद एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़े थे जो कि 4% लगेगा ऑल केसेस में। आफ्टर टैक्स वो 4% ऐड हो जाएगा टैक्स के ऊपर, वो टैक्स के ऊपर कैलकुलेट होता है। और एक क्लैरिफिकेशन पढ़े थे, अगर कोई भी पर्सन का जो 88th बर्थडे एंड 68th बर्थडे अगर वो आता है 1 अप्रैल 2022 में, जो कि प्रीवियस ईयर के नेक्स्ट वाला डे है, तो उसको हम अज्यूम करेंगे कि उसका 68th बर्थडे एंड 80th बर्थडे वो 31 मार्च में भी हो गया है, एंड उसको 60 इयर्स एंड 80 इयर्स मानेंगे, एंड हायर बेसिक एग्जेम्पशन जो कि 3 लाख एंड 5 लाख का हायर एग्जेम्पशन लिमिट मिल जाएगा। ये था आपका पहला रिवीजन। उसके बाद चलो देखते हैं दूसरा रिवीजन। दूसरा रिवीजन है ये एप्लीकेबल टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23 के लिए। तो नॉर्मल इंडिविजुअल जो है एंड एचयूएफ एंड एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के लिए 2.5 लाख तक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है जो कि नील है टैक्स रेट। उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख तक है 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से जो भी ज्यादा है उसके ऊपर 30%। उसके बाद अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल जिसका एज 60 ईयर से ज्यादा है बट 80 ईयर से कम है, तो उसको बोलते हैं सीनियर सिटीजन, एंड उस केस में पहले 3 लाख तक नील है, 3 लाख से 5 लाख तक है 5%, 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से जो भी जितना ज्यादा है 30%। उसके बाद सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन या वेरी सीनियर सिटीजन, अगर जिसका एज 60 ईयर से 80 ईयर से ज्यादा है, तो उस केस में पहले 5 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नील है, उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक है 20%, 10 लाख से जो भी जितना ज्यादा है तो 30%। उसके बाद है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस पढ़े थे जो कि 4% ऑल केसेस में टैक्स के ऊपर कैलकुलेट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद है आपका एक क्लैरिफिकेशन पढ़े थे जिसका 68 बाद है एंड 88 बाद है, जो 1 अप्रैल 2022 में आता है, मीन 31 मार्च 2020 का नेक्स्ट डे में आता है, तो उसको हम मानेंगे कि उसका 68 बर्थडे एंड 88 बर्थडे आ गया है 31 मार्च 2022 को, एंड उसका एज मानेंगे कि अज्यूम करेंगे कि 60 इयर्स एंड 80 इयर्स हो गया है, एंड उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख एंड 5 लाख का मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपका पूरा ही 2 बार रिविजन कंप्लीट हो गया है। तो चलो हम आज का स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लेते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या है आज का, तो चलो स्टडी टिप्स या स्ट्रैटेजी जो भी आप बोल सकते हैं। तो आज का स्ट्रैटेजी एग्जाम स्ट्रैटेजी है, ये एग्जाम स्ट्रैटेजी है, तो उसमें एग्जाम टिप्स है। मेनली क्या होता है, मेनली एग्जाम में अगर कोई भी एक क्वेश्चन को हमको 1.7 मार्क देना पड़ेगा, 1.7 मिनट देना पड़ेगा।
इसको मैं आपको आगे कोई क्लास में बता दूंगा, ठीक है। 1 मार्क को हमको कंप्लीट करने के लिए 1.7 मिनट हमारे पास है, ठीक है। 1.7 मिनट है। जैसे कोई भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसको आपके पास कितना टाइम है देने के लिए, आपके पास है 1.7 मल्टीप्लाई बाय 4, जो कि हो जाएगा 1.7 मल्टीप्लाई बाय 4, 6.8 मिनट, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको मिलेगा 7 मिनट। तो एक 4 मार्क का क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7 मिनट के अंदर खत्म करना है। अगर आप खत्म नहीं कर पाते हैं तो जहां पे 7 मिनट हो जाता है वहीं से छोड़कर आगे जाना पड़ेगा, वहीं से छोड़ देना है। एंड में जब आपको टाइम मिलेगा उस टाइम आप आकर इसको कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको आता है ना वो 7 मिनट के अंदर आराम से हो जाएगा, ठीक है, इजीली हो जाएगा, आपका टाइम लेट नहीं होगा। अगर वो 7 मिनट के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो आप समझ लेना कि वो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा, आपका टाइम खा जाएगा। 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट तक चला जाता है एक एक क्वेश्चन। स्टूडेंट का मैं सुना हो, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं ऐसा हमारा ये वाला क्वेश्चन सब टाइम ले गया है। ऐसे ही होता है स्टूडेंट के साथ। कोई भी चीज जो क्वेश्चन नहीं आता है ना उसको छोड़िए, क्योंकि वो क्वेश्चन अकेला आपको पास नहीं दिलाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, उसको करके आप पास एंड रैंक भी ला सकते हैं या 80+ ला सकते हैं। इसलिए कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो जाता है तो छोड़ दीजिए, मूव ऑन करिए और एक क्वेश्चन को चलिए, क्योंकि वो क्वेश्चन ओनली आपका क्वेश्चन नहीं है कि पास कराएगा, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है उसके बाद आपको पास कराएगा। और आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो क्वेश्चन अगर आपको 7 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाएगा, 4 मार्क का क्वेश्चन थ्योरी या प्रैक्टिकल हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। अगर सॉल्व नहीं होता है तो छोड़िए, अगर वहीं पे बैठे रहेंगे तो वो खा जाएगा आपका टाइम। आप 70 या 80 मार्क से ज्यादा अटेंड नहीं कर पाएंगे, 100 मार्क नहीं अटेंड कर पाएंगे अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे कि नहीं मेरे को ये क्वेश्चन करना है उसके बाद आगे जाना है। नहीं होगा। पहले जो भी आपको आता है इसको 7 मिनट के अंदर करिए। अगर नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसको 17 मिनट मिलेगा, ठीक है। उसी हिसाब से 1.7 मैं आपको आगे कोई क्लास में बताऊंगा कैसे 1.7 मार्क कैसे कैलकुलेट होता है मिनट 1 मार्क। तो इसलिए आपको जितना भी टाइम अलॉट होता है आपके पास लेना है आपका जो डिजिटल वॉच। डिजिटल मतलब आपका जो मोबाइल वाला वो वॉच नहीं है, जहां पे आपका पर सेकंड भी दिखाता है वो वाला वॉच आपको पहनना है। वो तो मैं आगे जाकर बताऊंगा आप लोगों को कैसे आपको कौन सा घड़ी लेना है, वॉच लेना है। बट अभी के लिए आपको जितना टाइम अलॉट है उस टाइम के अंदर आप खत्म करिए। नहीं खत्म होता है तो छोड़िए, आगे चलिए, मूव ऑन करिए, नहीं तो आप पास नहीं हो पाओगे। पास होने के लिए, रैंक लाने के लिए आपको जो क्वेश्चन डाउट होता है उसको छोड़कर आगे जाना है। उस टाइम पीरियड में आपको उसको सॉल्व करना है। अगर टाइम पीरियड लेट हो जाएगा तो वो लेट एक्यूमुलेट होकर आप 80 मार्क्स से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। तो आज के लिए यही स्टडी टिप्स है। आपको जो भी क्वेश्चन आता है उसको टाइम के अंदर ही सॉल्व करना है। अगर टाइम के बाद चला जाता है तो उसको छोड़िए, आगे चलिए। तो आज का पढ़ाई यही खत्म करते हैं। कल एक नया स्ट्रेटेजी, नया कुछ पढ़ाई के साथ कल मिलते हैं फिर।